नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न था कि रेलवे एएलपी में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, ओबीसी सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के नहीं आया। क्या करें यदि बन के नहीं? किसी का आरओ लेवल का है, किसी का सीओ लेवल का है, किसी का एसडीओ लेवल का है, किसी का डीएम लेवल का है, तो कौन चलेगा, कौन सा मांगा जाएगा? इसका मतलब ये हुआ, यदि आपने अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं जाना है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को सही से पढ़ के बताते हैं, आखिर क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आप बदल सकते हैं। ये जो 20 तारीख से लेकर के 29 फरवरी तक आपका जो मॉडिफिकेशन का लिंक जारी किया जाएगा, जिसके लिए आपसे 250 रुपया जो भी कैटेगरी वाइज हो, और ये चार्ज किया जाएगा। वो चार्ज किया जाएगा या कुछ फ़ी के साथ चार्ज किया जाएगा, तो आप उस दरमियान यानी उस मॉडिफिकेशन में क्या क्या बदल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। क्या हम जॉन चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं? क्या अभी हम यूआर से अप्लाई कर दें और आगे जाकर के मेरी ओबीसी बन के आ जाएगी तो ओबीसी से अप्लाई कर देंगे? ऐसा हो सकता है। अभी ईडब्ल्यूएस सीओ लेवल का है, आरओ लेवल का है, तहसीलदार का है, किसका है, बाद में मेरा बन के आ जाता है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना होगा? अभी अभी ही चाहिए ये डॉक्यूमेंट या बाद में चाहिए? टोटल कन्फ्यूज़न दूर करूँगा इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, क्या हम दूसरे जोन से अप्लाई कर सकते हैं? एक पहले जोन, मान लीजिए किसी का मुंबई से अप्लाई किया है, तो कोई कोलकाता से अप्लाई कर सकता है। इस सब टॉपिक पे बात कर लेते हैं क्लियरली, क्योंकि ये टॉपिक आप सबको जान लेनी चाहिए। और ये वीडियो हमें स्टार्टिंग में ही बनानी चाहिए थी, लगभग जब से स्टार्ट हुआ फॉर्म 20 जनवरी से। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो था, बहुत पहले से ही था, तो मुझे लगा कि मैक्सिमम आपका डाउट क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी भी डाउट बना हुआ है, तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे मॉडिफिकेशन लिंक आने वाला है, तो सोचा क्यों ना वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए। मैं आ चुका हूँ, इंटरफेस है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ था रेलवे का, वो आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको बनना है क्या? ड्राइवर। आप चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आपको बनना है क्या? ड्राइवर। और चलानी है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। ऐसा नहीं है आपको पहले वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं दिया, इसके लिए आपको 15 से 20 साल का जर्नी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर है उन्हें ये सब बढ़िया से पता है। चलिए आगे हम देखते हैं बिना समय व्यर्थ। सबसे पहले आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर लो, क्योंकि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ये देखो 19/2/2024 तक है, यानी 23 मतलब 12:10 11:59 यानी 12 बजे से पहले, 12 बजे से 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले आप ये भर सकते हो फॉर्म। लेकिन मेरे हिसाब से 12 बजे का इंतजार मत करो। आज 18 है, कल 19 है, 19 सुबह शाम 5 बजे तक क्लियर कर लो अपना पद, कि आप भर भी नहीं पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका फ़ी फंस जाता है, तो फ़ी फंसने के दौरान वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे मेरा हो नहीं पाया, फ़ी नहीं तो दूसरी जगह से पेमेंट कर देता हूँ, फॉर्म भर लेता हूँ। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग डेट ये है, और संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन पिंडों की तिथियाँ कृपया ध्यान दें। खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरबी को संशोधित नहीं कर सकते। अब देखो, आपने जो स्टार्टिंग में लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट किया होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन डालने से पहले, जहाँ पे आपने अपना नाम, पिता का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम और एड्रेस जो कुछ भी डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जैसे ये फिल करते हो, नहीं करते हो, तो ये इसमें जितने भी चीज़ आते हैं, आप नेशनलिटी अपनी जो कंट्री चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया है तो इंडिया है। आप यहाँ पे फुल नेम, आपका डिटेल आए, फुल नेम जो भी है रीटाइप किया था, अपने डेट ऑफ बर्थ जो भरा था, या फिर अपने जेंडर चेंज नहीं कर सकते हो आप। फादर्स नेम, मदर्स नेम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आधार डिटेल चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ने आधार डिटेल वेरीफाई किया था, और वो मॉडिफिकेशन में आधार जिन्होंने नहीं डाला था वो डाल सकता है, ठीक है। और आप अपना ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। आप पासवर्ड जो डाले हो वो बिल्कुल चेंज कर सकते हो, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ जो मैक्सिमम चीज़ आपने देखा था, ये सब चीज़ इसमें जो है वो यहाँ पे अकाउंट जहाँ पे क्रिएट करना है, तो ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा, आप आरबी अपनी जो जॉन चूज़, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या हम अभी भर देते हैं कोलकाता से मुंबई बाद में भर देंगे या फिर बिलासपुर कर देंगे।
तो ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्म भरने से पहले यदि आपने जिस जॉन को चूज़ किया, जिस आरआरबी को चूज़ किया है, उसी आरआरबी से आपको एग्ज़ाम देना होगा। आप मॉडिफिकेशन में वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। आगे एज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन बना हुआ, एज कितना होगा। तो एज यहाँ से 18 से 30 दिया गया है। इसमें आप 3 साल इसको दिखा देते हैं। आप देखिए, अब एज को लेकर के बात करें तो इसमें एज में रिलैक्सेशन जो मिला है वो सबको, यहाँ देखिए, मेडिकल की बात बाद में करेंगे। यहाँ देखिए, एज में यदि SC ST उम्मीदवार हो तो आपको 5 साल का ये छूट है। ये 3 साल का OBC एक्स सर्विसमैन, अब जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए ये है। जो भर्ती रेलवे में ग्रुप C, ग्रुप D रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवारत है। यानी जिन्होंने रेलवे ग्रुप D में अभी जॉब कर रहे हैं फिलहाल, और जिनका 3 साल हो गया है या 3 साल होने वाला है, हो गया है, ये चाहे वो UR कैटेगरी से हो, EWS हो, उनको 40 साल की उम्र तक, यानी कि 40 साल नहीं, 40 साल जब उनका हो जाएगा, 40 साल के हो जाएंगे तो आराम से भर सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर के नहीं भर सकते हैं। ठीक है, वो डेट स्पेसिफाइड डेट दिया गया है। OBC NCL के लिए 43 साल है, SC ST के लिए 45 साल। यानी आप नौकरी होने के बाद यदि 3 साल सर्विस करते हो तो आप इतने एज तक भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, लेकिन 3 साल सर्विस होनी चाहिए। और रही बात, ये क्लियर कर दिया मैंने। आप नीचे भी देख सकते हो, इसमें आपको कितना छूट मिलता है ये आराम से देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसके बीच होनी चाहिए, वो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो, EWS UR के लिए 2/7/1994 और OBC NCL के लिए 2/7/1991। इससे पहले नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी ये या इसके बाद होनी चाहिए, और ये या इससे पहले होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ भी गौर से कर सकते हैं कि फ़ी किनको कहाँ कितना लगा है, आराम से देख सकते हो कितना रिफंड होगा। ठीक है, यदि आपने EBC लगाया है तो आपका वार्षिक आय, आपके परिवार का कुल वार्षिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, जो कि आपको लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। ठीक है, अभी भी आपको EBC सर्टिफिकेट जब फॉर्म भरे हो तो उनका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल सब कुछ मांगा गया होगा आपसे। लेटर हेड पर देखो, जारीकर्ता जिन्होंने जारी किया है लेटर हेड, उनका जो लेटर हेड तो निर्धारित प्रारूप लोगों फॉर्म में जो दिया गया है, उसमें आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र वो दिखानी होगी आपको। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान को उद्देश्य पर आय प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकृत कौन कौन दे सकता है आपको? जिला मजिस्ट्रेट, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM, तहसीलदार स्तर का कोई अन्य राजस्व अधिकारी, या RO से भी ले सकते हो। ठीक है, राजस्व अधिकारी से भी ले सकते हो। अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तित्व के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद से भी ले सकते हो। यदि आपके सांसद जो भी है उनसे भी बनवा सकते हो, यदि आपने इनसे नहीं बनवाया तो, या उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्यसभा के मौजूदा संसद सदस्य जहाँ ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं, वह भी बनवा सकते हो। देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, यदि देश में कोई भी केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर है तो उनसे भी आप बना सकते हो, उनके लेटर हेड पे आप लिखवा सकते हो। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। उनके लेटर हेड, एक लेटर हेड आती है, उस लेटर हेड पे उनसे ही बनवा के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सबमिट करनी होती है। या फिर बात कर ले तो BPL या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र अथवा इज्जत MST रेलवे द्वारा जारी। इस सबको छोड़िए, आप EBC उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध EBC प्रमाण पत्र, BPL कार्ड या इज्जत MST के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए, और DV के समय इसे मूल रूप से भी जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। अब इस चीज़ पे गौर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैं भर लेता हूँ। EBC EWS अलग अलग श्रेणी है, एक नहीं है। EBC और EWS में अंतर है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है, और EBC को OBC के साथ भी भ्रमित नहीं करनी चाहिए। EBC उम्मीदवारों को केवल इसमें जो छूट होगा, केवल पैसे, केवल फी रियायत दी जाएगी, नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चीज़ को गौर, क्योंकि एक स्टूडेंट मुझे कहा था कि EBC से अप्लाई करता हूँ और मुझे रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको फ़ी में रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, लेकिन आपको इसमें नहीं। परीक्षा शुल्क की वापसी CBT 1 होने के, जो CBT 1 में भाग लेंगे उनको ही मिलेगा, जो CBT 1 नहीं देंगे उनको नहीं मिलेगा।
सबसे बड़ी बात, आपको जो वापस पैसा किया जाएगा 400 और 250 वापस किया जाएगा, उसको बाद में चर्चा कर लेते करके। पहली बात, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, NCL हो, OBC NCL हो, कोई भी कैटेगरी है आपका, आप यदि UR का कट ऑफ मान लीजिए जाता है 60 और आप हो SC कैटेगरी से, आपने लाया 62 या 61, तो आप UR में यदि 200 सीट है और SC में केवल 10 सीट है, तो आप 210 सीट के लिए फाइट करोगे SC, यानी आप 210 सीट का हकदार बन जाते हो। यदि फाइनली सिलेक्शन भी इससे UR के कटअप से ज़्यादा रहता है, तो आप 210 सीट के लिए फाइट करते हो। तो आप ये मत सोचना कि 10 सीट है तो 10 सीट के लिए, तो आप स्टडी पे ध्यान दो और पूरे सीट पे काउंट कर सकते हो। हाँ, EWS के लिए जो है उस पर नहीं कर सकते हो, OBC के लिए जो है उस पर नहीं कर सकते हो, लेकिन UR के लिए कर सकते हो। UR के लिए जो भी कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सारे UR के लिए फाइट कर सकता है। ठीक है, आप आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप लेकिन UR में जब आवेदन करोगे तो उनकी जो योग्यता है उसके आधार पे आपको लिया जाएगा। यदि UR को 30 साल मिलती है तो आपको भी 30 ही साल दी जाएगी। यदि अप्लाई करते हो तो UR से, यदि मान लीजिए कोई OBC है, अब कहता है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना, मैं UR से अप्लाई कर देता हूँ, तो OBC को 3 साल छूट मिला है। अब यदि UR से अप्लाई करते हो तो आपको 3 साल का छूट, मतलब OBC को 5 साल का मिला या 3 साल का, ये समझ के चलिए। तो UR को उस हिसाब से छूट नहीं मिलती है। यदि UR 30 साल का है तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हो, UR 30 साल तक कर सकते हैं। यदि आप UR 33 साल के हो चुके और UR से अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप केवल OBC के हकदार हो। तो आपकी एज UR वाली होनी चाहिए, आपकी पात्रता टोटल जितनी क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से होनी चाहिए, तब एप्लीकेशन डाल सकते हो। आरक्षण का लाभ उठाने वाले EWS SC, आप इसमें गौर करिएगा, इस लाइन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसमें टोटल क्लियरली दिया हुआ जो मैंने अभी कहा है। किसी भी चरण में अंक आदि किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करने की सलाह दी जाती है। इसीलिए आपकी जो समुदाय है उसको इंगित कीजिए, आगे जाकर के आपको फ़ायदा करेगा। आरक्षण का लाभ उठाने वाले EWS SC ST OBC NCL उम्मीदवारों को DV के दौरान मूल रूप से वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एनेक्सर 1 में जो दिया हुआ है यह SC ST उम्मीदवारों के लिए, एनेक्सर 2 में OBC NCL उम्मीदवारों के लिए, एनेक्सर 3 में EWS उम्मीदवारों के लिए में दिए गए प्रारूप के अनुसार। यानी कि आपको फॉर्मेट ऊपर में दिया गया था, मैं आपको दिखा दिया हूँ। उस फॉर्मेट जो रेलवे का फॉर्मेट है, अभी तो आप किसी भी फॉर्मेट से बनवा लो, लेकिन जब आपका DV होगा तो इस फॉर्मेट पे ही उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल को भरवा के उनसे सिग्नेचर मुहर करवा के आप उनको ले जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। तो ये चीज़ है, इनके कहने का मतलब ये हुआ। सबसे पहली बात, मैंने कुछ ऊपर बोला और ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद थी तो हो सकता है अभी छूट गया होगा, तो इस लाइन को आपसे फिर से पढ़ लेना आप लोग। और नीचे बात कर लेते हैं कि यदि आपने अभी तक OBC बनवा लिया है और आपका NCL OBC नहीं बन पाया, आपने टोटली डॉक्यूमेंट बनवा लिया है, OBC नहीं बन पाया, तो आप यहाँ पे UR से अभी अप्लाई कर दो। आप अभी UR से अप्लाई कर दो। और क्या क्या चेंज कर सकते हो मैंने पहले ही बताया, UR से अप्लाई कर दो। बाद में आप OBC यदि आपका 5 दिन के अंदर बन जाता है, यानी 29 तक बन जाता है, 9 दिन 10 दिन अभी है, 11 दिन जो भी समझे, तो आप आराम से अपना ये UR कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका EWS अभी नहीं बन पाया है तो आप अभी UR से अप्लाई कर लो, चेंज कर सकते हो। लेकिन यदि आप अभी जॉन आरबी जो भी आरबी डालोगे वो आप चाहोगे हम चेंज कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप UR से भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में चेंज कर लोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो हम आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि आप अभी UR से कर लो, आपको सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट बनवा लो, आपके पास 10 से 11 दिन बचा हुआ है, आप डायरेक्ट जाओगे। और सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से बनवा सकते हो मैंने वो भी सबको आपको बता दिया है। यानी आपका जो सर्टिफिकेट होगा इनसे बनना होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था जिला DM से बनवा लो, या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट SDM से बनवा लो, कलेक्टर से, उपयुक्त अतिरिक्त उपयुक्त प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफिसर से बनवा सकते हो, उप विभागीय उनके जो हो तालुका मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, कार्यालय मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, अतिरिक्त सहायक आयुक्त से बनवा सकते हो, या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी यानी कि उनके वाइस जो होते हैं,
या आरओ राजस्व अधिकारी से बना सकते हो। तहसीलदार के पद पे जो है उनके नीचे ना हो, तहसीलदार तक बनवा सकते, तहसीलदार से नीचे ना हो। उस क्षेत्र के सब डिविजनल ऑफिस एसडीओ से बनवा सकते हो जहां उम्मीदवार या उनका परिवार समान रूप से रहता हो, जहां रहते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सीएन के आवेदन, वही चीज़ जो मैंने बोला है, अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तब तक जब ये आवेदन जमा की जाती है तो मॉडिफिकेशन 29 तक होगा। 29 तक से पहले का आपका होना चाहिए, 29 के बाद बनवाओगे तो वैलिड नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा आपको अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक हिंट दे देता हूँ आपको। एफिडेविट बनवा के लास्ट में थोड़ा सा आप इस पर मतलब थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। तो बाद बाकी इस पर भी विचार मत करो। अब जो दिया गया है लास्ट मॉडिफिकेशन 29 फरवरी तक आप ये वैलिड होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में जब डेट चेक की जाएगी तो आपका डेट इससे पहले होनी चाहिए, यानी 29 फरवरी से पहले होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र देख संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख यहाँ पे देख लीजिए, अधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा इन उम्मीदवारों को वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये प्रस्तुत करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में। इनकम और एसेट संपत्ति जो भी होते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इन शर्तों को अनुपालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के उन्हें दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी आवेदन की यदि समान श्रेणी के लिए भी सभी पात्रता को पूरा करते हैं तो समान योग। कहने का मतलब यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिए हो लेकिन आप ये चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पूरा नहीं कर पाते हो, या कहीं मिस्टेक होती है आपसे, या फॉल्स डॉक्यूमेंट होती है, तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। कब? जब आप यूआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए यूआर का कट ऑफ पार किया है हर जगह, और फाइनली कट ऑफ यूआर से यूआर के आसपास है आपका, यूआर कट ऑफ फाइनली भी आपने क्वालिफाई किया है तो आपको यूआर से काउंट किया जाएगा। लेकिन यू अपने ईडब्ल्यूएस से पास करते, ईडब्ल्यूएस आपने क्वालिफाई किया है, फाइनल तक आपका सिलेक्शन हुआ डीवी के लिए, लेकिन फाइल में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप यूआर के लिए भी काउंट नहीं किए जाओगे, भले ही आपका नंबर ज़्यादा हो लास्ट में। सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस आपने क्वालिफाई किया, सबसे बड़ी बात, सीबीटी 1 में आपने ईडब्ल्यूएस से करो, सीबीटी 1 में आपने ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किया, और सीबीटी 2 में आपने यूआर का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला लिया, आपके यूआर कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर आ गया, तो क्या आप यूआर के कट लिए सीबीटी 1 में 2 में यूआर कट ऑफ के लिए, मतलब यूआर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माना जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप सीबीटी 1 ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करते हो या ओबीसी से क्वालिफाई करते हो, यानी अपनी एससी कैटेगरी से, जो भी कैटेगरी से क्वालिफाई करते हो, यहाँ पे यूआर का कट ऑफ आपने क्वालिफाई नहीं किया, पार नहीं किया, तो आप इसका मतलब अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से क्वालिफाई किया है, तो ये कैटेगरी कट ऑफ से ही आगे लास्ट फाइनल तक आपको ये किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ यूआर कट ऑफ से क्वालिफाई करते गए हो तो फाइनल में आपको यूआर कट ऑफ से क्वालिफाई कर जाओगे, यानी आपके यूआर के जितना सीट है सारे सीट के लिए आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा आपको, आप देख सकते हो। अब इसमें आपका जो डाउट था ये सब कोई काम का नहीं है। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है वो चीज़ एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सीबीटी 1 दिया जाएगा आपको। आवेदन जब भी जमा करते हैं प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में ये चरण है, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबैट होगा, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा, फिर मेडिकल होगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन, और परीक्षा कार्यक्रम स्थानों की जानकारी। अब इस सबसे बड़ी चीज़, क्या आपकी एग्ज़ाम कहाँ होगा? सब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ देगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो एग्ज़ाम जो होगा किसी भी चरण को स्थापित कर, यहाँ पे देखिए, स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक आरडीबी वेबसाइट, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान स्थिति शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ये सब पहले का करना ही है। बाद में कि आप इस पर गौर कीजिए कि ये अभी किसी को नहीं पता है, ये एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सबको बताई जाएगी आरआरबी की तरफ से। प्रथम चरण सीबीटी शॉर्टलिस्ट की जाओगे नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। अंतिम पैनल सीबीटी 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, यानी सीबीटी 1 में आप केवल आपको क्वालिफाई करनी है। उसके बाद ये मैंने पहले ही आपको बता दी, यदि आपने सीबीटी 1 के प्रथम चरण में क्वालिफाई किया है तो लास्ट ही फाइनली आपको सीबीटी 1 मतलब इसी का के आधार पर ही लिया जाएगा। देखिए, मानदंडों में छूट का लाभ उठाकर सीबीटी 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तो उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों को केवल उन्हें संबंधित आरक्षित समुदाय के उम्मीदवारों के रूप में माना जाता है। मैंने चीज़ पहले ही बता दी आपको। अब टाइम कितना है? 60 मिनट है, 75 अंक है। पहला सीबीटी 1 में होगा, 1/3 नेगेटिव है इसका, सीबीटीज़ सब कुछ है। ये इस पर मत ध्यान दीजिए।
ये सब टोटल वही है। अब सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस क्या है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर। द्वितीय चरण क्या होगा वो भी देख सकते हैं आप, सेम चीज़ है। दूसरे चरण में 100 नंबर का होगा, 2 घंटे यहाँ पे देख सकते हो, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम देगा, 175 1 मिनट 175 नंबर, यानी 100 नंबर का एक पार्ट ए होगा, और पार्ट बी होता है 75 नंबर का। ये क्वालिफाई करना है आपको, आपका ट्रेड होगा, ये ट्रेड का है, और 100 नंबर का होगा, वो इसी के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। 90 मिनट पहले के लिए दिया जाएगा, और 100 प्रश्नों का पहले नंबर। दूसरे के लिए भी 60 मिनट दिया जाएगा, 75 नंबर, 75 क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग सब में बराबर है। ट्रेड कौन कौन ले सकते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा उसके लिए अलग से उसमें बता देंगे आर्ट कितने को ना लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है उसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे, जो आपके लिए इस वीडियो में जानना चाहिए था। और यहाँ पे फ़ोटो के बारे में देख लेते, फ़ोटो की साइज़ 370 की भी होनी चाहिए, और पीछे वाइट मतलब ये बैकग्राउंड होनी चाहिए, जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, चश्मा तश्मा टोपी लगा नहीं होनी चाहिए। एक ही तस्वीर की कम से कम 12 एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। चलती लिखा में हैंड राइटिंग ऐसे करके स्कैन की गई जेपीजी फॉर्मेट, साइज़ 30 से 70 केबी के बीच होनी चाहिए, 500 केबी के आसपास में इसकी। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी देख सकते हो, आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकता। आवेदन में संशोधन के बारे में देख लीजिए, मॉडिफिकेशन के बारे में सबसे बड़ी चीज़ यही है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार एक क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित चुने गए आरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। यानी इसमें जो मोबाइल नंबर है, ईमेल है, क्रिएट अकाउंट, और जिस करने वक्त जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित जो भी है चुने गए आरबी में भरे, जो आरबी का आपने चूज़ किया है उनको छोड़ करके, यानी अपने आरबी बिलासपुर से अप्लाई किया तो वो चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको 250 रुपये गैर वापसी होगी, यानी कि ये पैसा आपको वापस नहीं होगा, आपको लगेगा। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे के विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित चुने गए आरबी को नहीं बदल सकता है। 3 चीज़ आप तो नहीं बदल सकते, यानी फॉर्म क्रिएट एन अकाउंट के समय में जो भी भरा है अपने नहीं चेंज कर सकते हो। मॉडिफिकेशन का भुगतान हो गया है, चलिए प्रभाव भी उम्मीदवारों को करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय SC ST से UR SC एस इस चीज़ पर गौर करिए, SC ST से UR या OBC AWS में संशोधित करता है तो उसे मॉडिफिकेशन फ़ी के अलावा एग्जामिनेशन फ़ी में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। मॉडिफिकेशन फ़ी भी दिया जाएगा। अब लास्ट में आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा नहीं वापस किया जाएगा, कब? जब फॉर्म फ़ी वापस होते CBT 1 के बाद। ऐसा ना करने की स्थिति में उनका संशोधित और स्वीकार आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, फी आपको पेमेंट करनी होगी 250 रुपये। अब यही सेम चीज़ प्रोसेस आगे के लिए भी, प्रत्येक अवसर के लिए संशोधित शुल्क का भुगतान करने का ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी, यानी आप जितनी बार संशोधन करोगे आप उतनी बार 250 रुपये जमा कर दो इनको। अब वही पैसे सबसे इनको सैलरी मिल जाएगी जितनी पोस्ट है। 10 दिन बाद संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधित की अनुमति दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय यानी इतना 19/2 इसके 10 दिन तक, 10 दिन बाद तक, यानी कि इतने तक 29 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हो। टाइम भी दिया हुआ है 20/2/2024 से लेकर 29 तक संशोधित कर सकते हो, उसके बाद तो संशोधन नहीं कर सकते हो। अमान्य आवेदन स्वीकृति, अब क्या क्या आपने डाला जो आपका मतलब रिजेक्ट होने का कारण, आपको फॉर्म क्यों रिजेक्ट होगा? तो विभिन्न आरबी या एक ही आरबी के लिए एकाधिक आवेदन, यानी आपने एक आरबी में 2 बार एप्लीकेशन डाल दिया था वो भी रिजेक्ट होगा, या एक साथ आपने कई, मान लो कहीं बिलासपुर से भी अप्लाई कर दिया, किसी अपने कोलकाता से भी अप्लाई कर दिया, कोई मुंबई से भी अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो सेम रहेगा, नाम सेम रहेगा, फादर्स नेम मदर्स नेम सेम रहेगा, पासिंग ईयर 10th पासिंग ईयर ITF सेम रहेगा, और रोल नंबर सेम रहेगा। तो ये सब डाटा पर मैच कर जाता है और आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। फ़ोटो यदि सही नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी।
और ये उतना ही नहीं बल्कि परीक्षा आगे की परीक्षा में भी आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, कभी भी नहीं देने दिया जाएगा। अर्थात निर्धारित विशेषता का आधार, जैसे खराब रिजोल्यूशन होगा, पूरे शरीर वाले फ़ोटो आपने दे दिया, केवल उल्टा फ़ोटो दे दिया है, या फिर चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, फ़ोटो की गई फ़ोटो यानी कि फ़ोटो स्टेट वाला फ़ोटो है, फ़ोटो झुकी हुई है, उल्टी है, छवि सेल्फी टोपी के साथ, काले चश्मे के साथ आदि है, वो आपको रिजेक्ट की जाएगी। सिग्नेचर सही नहीं है, सिग्नेचर की बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग, खराब रेजोल्यूशन, अपूर्ण छवि, ये सब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाम या अरबी की वंचित सूची में होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम भी किसी भी अरबी की वंचित डिवाइडेड सूची में होनी चाहिए। अन्य कोई अनियमितता यानी किसी भी, यदि आप इससे पहले आपको डिवाइड कर दिया गया है, निकाल दिया गया किसी गलत कारण तो आप दोबारा फॉर्म नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारे आरबी की वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो। ई कॉल लेटर के समय में आपको क्या क्या करना होगा, वो इसके बारे में हम अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल मॉडिफिकेशन के लिए चर्चा कर लिए, मॉडिफिकेशन जो आपको चाहिए था, ठीक है। ई कॉल लेटर में ये सब आपको करना होगा, इसके बारे में हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे तो 26 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी। ये सब डीबी की बात है, पहले एग्ज़ाम कर लेनी चाहिए, उसके बाद डीबी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होती है वो सब। आयु में छूट की बात कर ले तो आयु में छूट सब कुछ में दिया गया है, ठीक है। रेलवे जोन, अब यहाँ पे संक्षिप्त कार्य यानी सब कुछ दे दिया। पहले पहले इन्होंने बोला कि मैंने भर्ती प्रक्रिया के बारे में बता दिया, आयु में छूट के बारे में बता दिया, रेलवे जोन जहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड है, सामान्य, सब कुछ के बारे में मैंने बताया, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये टोटल ग्रेड सब कुछ दिया गया है, कौन से पोस्ट है, टोटल कितना किस जोन में है वो देख सकते हैं, फॉर्मेट है। आगे जाकर के आपको इसी फॉर्मेट में आपको जमा करना है। चलिए इस वीडियो की ये रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मॉडिफिकेशन पे जोर दे करके आप टोटल चीज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया था। आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके फिर से देख लीजिए। और आगे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, यानी 20 तारीख से 25 के बीच में, मैंने 29 के बीच में मैंने आरटीए के जरिए आपको एग्जैक्ट डाटा बता दूंगा कहाँ पे कितना किस कैटेगरी वाइज अप्लाई किया गया है। क्योंकि ग्रुप डी में मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाला था आरटीए करके, तो आरटीए मैंने अभी डाल दिया है, या 19 को भी एक आरटीए डालूंगा। जिस आरटीए का रिप्लाई पहले आ जाता है उसका जवाब लेकर के हम आपको इस वीडियो के माध्यम, एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।